हेलो डियर फ्रेंड्स, हम हिंदी को एक नए आयाम तक लेके जा रहे हैं। हिंदी यूपी जो हमारा एग्ज़ाम कराने वाला जो कमीशन है, कमीशन खोर नहीं है, कमीशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें पोस्ट आती है, आई है जूनियर असिस्टेंट। उसके बाद एक और पोस्ट अभी जो चल रही है स्टेनो, और साथ ही साथ पेट के भी एग्ज़ाम में हिंदी को देख रहे हैं। तो मेरा कहने का और साफ और स्पष्ट मतलब यही है कि हिंदी को हम यूपीडब्ल्यूएससी के अकॉर्डिंग हम आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और प्रथम प्रयास यही कर रहे हैं कि पी वाई क्यू। अब पी वाई क्यू हिंदी में अंग्रेजी कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आया है। पी मतलब प्रीवियस और वाई से ईयर, क्यू से क्वेश्चंस। ठीक है, जो नहीं समझते हैं समझ लें, जो समझते हैं वो भी समझ लें। तो हम इस सेक्शन को कर रहे हैं, हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, जिस पे अब डिस्कस करने वाले हैं हम, वो है हिंदी भाषा व बोली। एक्चुअली क्या है, ये सब चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं कि हिंदी की बोली विकास कहाँ से हुआ, क्या हुआ, कौन है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आना भी चाहिए भाई। हिंदी भाषा की बात करते, हिंदू राष्ट्र हिंदी को अपना राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वो करते हो, लेख पढ़ते हो, लिखते हो, भाषण देते हो। अब हिंदी के बारे में जान भी लो, जान भी तो ठीक से लो। तो चलिए शुरू करते हैं। 289 क्वेश्चन। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं वो डिफरेंट चैप्टर के, जैसे लेखन हो गया, मुहावरा हो गया, और समास हो गया, अलंकार हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुका है हम लोगों ने। अब आए हैं 289 नंबर प्रश्न पर, जिसको हम पढ़ेंगे। पहला है, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मालवी। तो मालवी नहीं है, आंसर दे रखा है, मालवी नहीं है। दिए हुए प्रश्न में हिंदी की उपभाषा मालवी नहीं है। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी तथा बिहारी हिंदी। क्या बात है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उन्मुख होते हैं। 290 नंबर है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। उपभाषाओं की संख्या है, अभी हम ऊपर पढ़े हैं, समझ गए? ठीक, सी नंबर सही है। अभी यहाँ पढ़े ना 5, तो यही तो पूछ रहा है हिंदी की कुल उपभाषा। ठीक है, राजस्थानी ठीक। सर्वमान्य मतों के अनुसार हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियों को ही स्थान मिला। वैसे कहावत है कि यूपी में कि कोस कोस पे बोली बदले भेष बदल जाता है। कोस कोस मतलब 3 किलोमीटर में जाएंगे तो आपको बोली बदल जाएगी। यूपी विभिन्नताएं बहुत है, तो यूपी को फोकस करके। लेकिन हम क्या कहते हैं, सर्वमतों के अनुसार हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा जो हैं मिलके, राजस्थानी रख के कर रहा है तू भाई, लेकिन कर रहा है तू इसे करके, फिर राजस्थानी, और तब भैया गैल हवा, तो ये बिहारी, इस टाइप की चीज़ें मिल करके राजस्थानी का ये ऐसे इस टाइप को करके अभी 17 बोलियाँ अपनाई गई हैं सर्वमत के अनुसार, सर्वमान्य मत है जो। वैसे मतलब 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाता है, तो ये कोई सी बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, कहता है कि प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबको पता है, ये वन एंड ओनली क्या है, संस्कृत। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम है। तो देख लेते हैं, पहले संस्कृत है, उसके बाद पाली है, फिर उसके बाद प्राकृत भाषा है, फिर अपभ्रंश है, फिर अबहट्ट है, उसके बाद हिंदी है। हिंदी तो बहुत बाद में आया, ये तो नया है, बच्चा। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 292 नंबर का, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, वैदिक संस्कृत की बात हो रहा है, संस्कृत के लेकर के अभी तक हिंदी का आधुनिकतम जो विकास है, उस युग को कौन सा क्रम प्रदर्शित कर रहा है? ठीक है, तो बताइए आप लोग। वैदिक संस्कृत लोग, ठीक है, वैदिक संस्कृत पाली तो है, उसके बाद फिर ये अपभ्रंश। ठीक है,
और फिर वैदिक संस्कृत, ठीक 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 ठीक। तो इसका बी लग रहा है, बी 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 बी। हाँ देखिए, मैं तो क्वेश्चन देख लिया था एक बार पहले, सेट करते समय पढ़ लिया था तो दिमाग में था। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम निम्न है। पहला वैदिक संस्कृत है, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली संस्कृत, प्राकृत है, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद हिंदी है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अभी जो चैप्टर आ गया वो ऐसा आ गया जैसा कौन सी रचना किस लेखक या रचनाकार ने की थी, कौन से साहित्य की विधाएं हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। ये चैप्टर नया आ गया। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? ब्रज नहीं है किसकी भाई बताइए, किसकी भाषा ब्रज नहीं है, किसकी है, बताइए 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 बताइए। इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की आंसर देख लेते हैं। ब्रज नहीं है दिए गए मैथिली शरण गुप्त काव्य की भाषा, जबकि अन्य कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की भी ब्रज भाषा है, बिहारीलाल की भी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर उन्मुक्त होते हैं। हाँ, 294 नंबर है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? आइए, विद्यापति ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिराम। तो माखनलाल चतुर्वेदी नाम है इनका, जो भारतीय आत्मा के उपनाम से जाने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जी, भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है। माखनलाल चतुर्वेदी को हेमंत रंगनी कृत्य के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से रचनाएं करते थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल उपनाम से संबोधित करते थे। हरिश्चंद्र को क्या, रसा नाम से, और विद्यापति को मैथिल कोकिल को इस नाम से। उसके साथ ही साथ आपका ये है, माखनलाल चतुर्वेदी को हेमंत रंगिनी कृति के लिए इसमें मिला था। तो इन्हीं को भारतीय आत्मा कहते हैं, कवि। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। 295 नंबर है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? द्विवेदी द्विवेदी द्विवेदी, हाँ बताइए, द्विवेदी युग नाम से साफ साफ पता चल रहा है, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनका नाम है क्या, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका जन्म 1864 ईस्वी में तथा मृत्यु 1938 में हुई थी। ये हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार, युग प्रवर्तक थे। इन्होंने अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना का दिशा और दृष्टि प्रदान की। इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1918 के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सन 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? कलम के जादूगर, जादू 96। ठीक है, 296 नंबर का प्रश्न है। 296 नंबर, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है। आइए देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है, तब जबकि सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि और मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट तथा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद 297 नंबर क्या है? रसखान कवि किस भाषा के थे? रसखान। ठीक है, रसखान के बारे में बताइए। ब्रज भाषा के थे, ब्रज। खड़ी बोली नहीं, ठीक है, ये ब्रज भाषा। ठीक है, कृष्ण भक्ति के कवि थे। इनके काव्य में श्रृंगार रस तथा भक्ति रस दोनों की प्रधानता है। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम उन्मुख होते हैं। तो अच्छा, हाँ, इसको पहले एक बार देख लेते हैं। अच्छा, उस पीडीएफ पे तो है भी क्वेश्चन उसमें बचे। 298 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है?
साफ साफ दिख रहा है। 298 नंबर प्रश्न है, सी है। रसखान रचनावली, दी गई रचनाओं में रसखान द्वारा रचित रसखान रत्नावली ब्रजभाषा में है, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत तथा कबीर ग्रंथावली अवधी भाषा में। ठीक है, कबीरदास की कौन सी भाषा थी बताइए? कबीरदास की कौन सी भाषा थी? कबीरदास की एक्चुअली क्या है, कबीरदास ने किसी को छोड़ा नहीं है, मतलब सभी धर्मों पे अच्छे से उन्होंने वो किया है, बढ़िया से प्रहार किया है और उसकी कुरीतियों को दिखाया है समाज के सामने। तो ये पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं इनको, पंचमेल खिचड़ी, किसी भाषा को उन्होंने छोड़ा नहीं है, पंचमेल खिचड़ी। देख लेते हैं। अरबी, अरबी के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, पंजाबी के शब्द हैं, बुंदेलखंडी हो गया, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अब आइए 300 नंबर प्रश्न का है, एक भारतीय आत्मा किनको कहा जाता है? अभी आपके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा है। क्वेश्चन कौन सा है? माखन लाल चतुर्वेदी, इनको ही भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, साहित्य के जगत में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। लिखा है, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। राष्ट्रीय माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का कलेवर तथा रहस्यात्मक प्रेम उनकी आत्मा रही है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, साहित्य के देवता तथा समय के पाँव। अगला प्रश्न देखते हैं 300 के बाद 301 नंबर का। कवि भूषण, एक्चुअली छोटा सा ही प्रश्न था तो इसलिए दिख गया। कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो साफ साफ रीतिकाल के कवि थे। दिए गए प्रश्न में कवि भूषण रीतिकाल के कवि, सही डी है, डी सही आंसर। इनकी प्रमुख रचना क्या है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। 302। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? झूठा सच्चा, ईदगाह, परीक्षा, बड़े भाई साहब। कौन सी कहानी बताइए? बताइए। झूठा सच प्रेमचंद की कहानी नहीं है। झूठा सच हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, परीक्षा, ईदगाह, बड़े भाई साहब आदि प्रेमचंद के लिखे हुए ये कहानियां। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? 303 नंबर प्रश्न है, देखिए। घुमक्कड़ शास्त्र है राहुल सांकृत्यायन का है। इन्होंने अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखा है, पहले यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती थी। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना राहुल सांकृत्यायन ने की है। इनकी अन्य रचनाएं निम्न है जैसे कनैला की कथा, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी। सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं 304 नंबर। बोलता है, अंशुवन जल सींची प्रेम बलि बोई, अब त बेली फली गई आनंद फल हुई। 304 नंबर है क्वेश्चन का। 304 नंबर है तो डी, इसका आंसर है डी, मीराबाई। ठीक है। उपयुक्त दी गई तालिका पंक्तियां मीराबाई द्वारा रचित हैं तथा मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त कवयित्री थी। इनका जन्म 1498 में कुड़की राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना थी नरसिंजी का मायरा, राग गोविंद व गीत गोविंद की टीका।
वेरी गुड। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का की टीका, गोविंद की टीका। ओके। प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने लेखक के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? यात्रा वृत्तांत। एक्चुअली क्या उन्होंने, मैंने बताता है ना कि आधा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा उन्होंने लिखाए थे। यात्रा वृत्त विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। इसकी प्रमुख रचना क्या है? उल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर देश में, मेरी तिब्बत यात्रा। अब ये 306 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर में फिरै जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो चहुँ दिशि फिरै यह तो सुमिरै नाही। क्या बात। मनुआ तो पंछी भया उड़ के चला आकाशी, ऊपर नीचे गिर पड़ा या माया के पास। ये कबीरदास का था, ये भी कबीरदास का ही है। ठीक है। माला तो कर में फिरै जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो चहुँ दिसी फिरै यह तो सुमिरै नहीं। एक ऐसे पढ़ते हैं, माला तो कर में फिरै जीभ फिरै मुख माही, माला तो कर में फिरै जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो चहुँ दिसी फिरै यह तो सुमिरन नाहि कबीरा, यह तो सुमिरन नाहि। ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 6 है। नहीं यही तो है, भजन के ऊपर बना। ठीक, वो तो बता दिया। 307 नंबर क्या है? कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? प्रेमचंद जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। अब उनमें से इसमें से कौन सी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो ईदगाह, दो बैलों की कथा, पूस की रात और ताई नहीं लिखना है। ये सब तो उन्होंने किया ही है। ताई जो है इन्होंने नहीं लिखा है। ताई कहानियों में एक विशेष स्थान रखती है। इसके कहानीकार क्या है? विश्वम्भर शर्मा कौशिक हैं। शेष विकल्पों में दी गई कहानियाँ ईदगाह, दो बैल, पूस की रात, प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। अब चलते 308 नंबर प्रश्न देखते हैं। 308 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जान कोई, दर्द की मारी बन डोलूं, वैद मिल्यो नहीं कोई। 308 नंबर प्रश्न है। तो इसकी जो रचयिता हैं वो है मीराबाई। ठीक है। 308 नंबर प्रश्न के मीराबाई हैं। आइए देख लेते हैं। हेरी में डैश 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 उपयुक्त पंक्ति में किस भक्ति कवित्री मीराबाई की है? संत रैदास या रविदास मीराबाई के गुरु थे। अब आइए अगले प्रश्न पर। 309 नंबर है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कैसे छूटे राम नाम रट लागी। दी गई पंक्तियां किसके द्वारा रचित पद का अंश है? 300 नंबर देखिए। 309 रैदास। अभी तक इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। रैदास हैं उनके बारे में उन्होंने लिखी है। ठीक है। अब कैसे मैं ठीक उपयुक्त पंक्तियाँ संत कवि रैदास जी की है। अब आइए 300वां प्रश्न करवाते हैं आपसे। 310 मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? वेरी गुड। ठीक है। मानसरोवर में मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ वर्णित है। मुंशी प्रेमचंद की। ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनका। मानसरोवर में मुंशी प्रेमचंद की कहानियां संग्रहित हैं। उनके मरणोपरांत मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित इस संकलन में उनकी लगभग 300 संकलित हैं। ठीक। अब आइए 311 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? बाणभट्ट, कादम्बरी,
जयशंकर लोकातायन, लोकायतन, वात्स्यायन, कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद, इसको तो सबको पता ही होगा, ये है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद गोदामी, ये भी सही है। बाणभट्ट कादम्बरी सही है। जयशंकर प्रसाद जो है ये लोकातायन, लोकायतन नहीं लिखे हैं, वो लोकायतन नहीं लिखे हैं। रचनाकार उनकी रचना के अनुसार जयशंकर प्रसाद लोकायतन युग्म असंगत है, क्योंकि लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी है, ठीक है, कामायनी है इनकी, और ये है सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। 311 के बाद 312 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। तो 312 नंबर प्रश्न ये है, 312 नंबर प्रश्न में आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। नहीं की बात हो रही है, पल्लव, कुरुक्षेत्र, स्वर्णधूलि और वीणा। तो ये साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति वीणा, पल्लव, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, ग्राम्या, गुंजन आदि हैं, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र किसकी है भैया? कुरुक्षेत्र है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की। तो देखिए, अब हम क्वेश्चंस को कर लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद जो भी कुछ करेंगे, क्या करेंगे, लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, फटाफट फटाफट देख लेते हैं। हाँ, 313 नंबर क्वेश्चन है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? ठीक है, सुनना और समझना, सही बात है। आप प्रैक्टिकली देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। बच्चा, आंसर डी है इसका। देखिए, बच्चा भाषा का सुनना और समझना कौशल सबसे पहले सीखता है। 4 प्रकार के होते हैं, इनका क्रम है सुनना, पहले सुनता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखना शुरू करता है, ठीक है। अब 314 नंबर देख लेते हैं। 314 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 314 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है? ये तो सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। 343 343 नंबर सबको पता होना चाहिए। 343 नंबर, ठीक है, 343 नंबर है, ठीक है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 343(1) में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वेरी गुड। अब अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति होगी, ठीक है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा तथा राजभाषाएं इसमें वर्णित है। उसके बाद 346 नंबर जो है, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी क्या, इसी के बारे में वर्णित है 340 नंबर अनुच्छेद में। अब आइए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। 315 नंबर है, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? पदबंध, ठीक है, पदबंध का समूह हो, अनेक पदों का कार्य करता हो, पदबंध समूह का हो, जो वाक्य से स्वतंत्र होता हो, ये करता हो, डी है आंसर, सही है। अब देखिए, PYQ करने का मतलब आपको आदत हो जाएगी, रट जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा ये भी फायदा करेगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे जो लेक्चर्स आएंगे वो उसमें और अच्छे से हम लोग करेंगे, बेहतर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका आंसर है डी है। वाक्य की रचना अनेक पदों के मेल से होती है और वे एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, पदबंध वाक्य का एक अंश है। वेरी गुड। पदबंध में से एक अधिक पद होते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है। उत्तर डी, आंसर सही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? एक एक चैप्टर चैप्टर होता है एक एक चैप्टर को देखेंगे, जैसे जैसे जाएगा उसी हिसाब से क्वेश्चन करते रहेंगे, पूरा डिटेल में करते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसी पर हम इस वीडियो को रोकते हैं, थोड़ा सा विराम करते हैं। अगले पार्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे एक एक चैप्टर को, एक एक अध्याय को, एक एक लेसन को, एक एक चैप्टर को, ओके। तो मौज मस्ती के साथ हिंदी को पढ़ते रहिए, हिंदी को मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, बिना बोर हुए पढ़ते रहिए। हम आपके साथ हैं मास्टरगंज कंपटीशन की तरफ से, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपकी जानकारी पूरी नहीं हो रही है या आपकी क्वेरी पूरी नहीं हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट, और उसके बाद जो दिए गए नंबर होंगे उन पे भी आप आजमा सकते हैं, ठीक है।
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। और हम जीएस को भी अच्छे कराते हैं, स्टेनो को भी अच्छे कराते हैं, साथ ही साथ स्पीड बैच है उसको भी कराते हैं, चाहे किसी भी स्टेनोग्राफी का हो उसको भी कराते हैं। आने वाले टाइम पे अभी भी और भी लेक्चर मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमसे। थैंक यू वेरी मच।